सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट तक कोई डाउट? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट तक कोई डाउट है? नो मैम। कशिश, ये खुशबू नहीं है ज्वाइन हो पा रही है बीच में, ना ही राहुल हुआ है, और मेरे पास खुशबू नाम से भी 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आपने वो दूसरे वाले ग्रुप में किया था ना सेंड, वहीं से ही हो गया होगा। मैं भेजती नहीं, अब तुम्हारे को कोई भी लिंक CPS 12 में नहीं आएगा, सिर्फ बायोलॉजी 12th में ही आएगा। तो तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसमें से भी नॉन अटेंडिंग अभी निकाल दूंगी, तो तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई किसी और को आगे लिंक नहीं दोगे आप। वैसे आई नो तुम ऐसे नहीं करते हो, मुझे पता है, पर पता नहीं कैसे चला गया उनके पास। ये लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं। राहुल का मैसेज आया मेरे पास, वो भी नहीं हो पा रहा। हाँ, मैंने उसे एडमिट किया, दोनों को किया, दोनों का ज्वाइनिंग दिखा रहा है सिर्फ। नेट प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क इशू हो। मेरे पास सिर्फ तुम, तरणवीर, दीपक, खुशबू का हो गया, अब मान्या और सोनाक्षी यही दिख रहे हो। राहुल नहीं ऐड हुआ अभी तक। उसको बोल देता हूँ मैं, तो ट्राई करे बोलो दोबारा। अपनी कनेक्टिविटी चेक करे, मैंने तो यहाँ से अलाउ कर दिया उसे कब का। ओके। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट में हमने देखा था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अगर हो सिलेक्शन के लिए तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स पर ग्रो करके। पहले हमने कौन सी एंटीबायोटिक पे ग्रो किया था? सबसे पहले एम्पिसिलिन पे, उसके बाद सबसे पहले हम, कॉपी हाँ, बनाने के बाद हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उस एंटीबायोटिक पे हमने ग्रो करना है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाला होता। अब वो एम्पिसिलिन भी हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन भी हो सकती है। एक एंटीबायोटिक हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, राइट। दूसरी एंटीबायोटिक जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ऐड करते हैं वो हमें डिजायर्ड और अनडिजायर्ड वाला पता लगाने में हेल्प करता है। ट्रांसफॉर्मेंट कौन होते हैं? जिनके अंदर कोई भी फॉरेन DNA गया होगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिनमें कुछ भी बाहर का नहीं गया, राइट। तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं होते। हमें उन ट्रांसफॉर्मेंट में से भी वो वाले चाहिए होते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेंट DNA गया हो, ठीक है। ऐसे ही एक और मेथड था ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग का। इसमें नाम से पता लग रहा है कि ब्लू और व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनाता है। बैक्टीरिया को जब आप प्लेट पे ग्रो करते हो तो बहुत सारी वो कॉलोनीज की फॉर्म में ग्रो करते हैं इस तरह से। जैसे मान लो ये पेट्री प्लेट है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी, ये कॉलोनी, इस तरह से कॉलोनीज की फॉर्म में ग्रो करते हैं। एक सिंगल बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। तो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में हम कलर से पता लगाते हैं। इनमें मार्कर क्या होते हैं? लैगजेट जीन प्लस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होता है इनके अंदर। ये जो लैगजेट जीन है, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं है, व्हेन प्लाज्मिड डू नॉट हैव जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब वो सिर्फ ऐसे का ऐसे ही है, तब ये क्या करेगा? अगर आप मीडियम में एक्स गैल डालते हो, ये लैक्टोज के जैसा होता है, बैक्टीरिया है मीडियम में ग्रो कर रहा है, अगर उस बैक्टीरिया के अंदर खाली प्लाज्मिड गए हैं, ठीक है, और आपने उस मीडियम में लैक्टोज डाला, तो वो मेटाबॉलिज्म करके ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाएगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है लेकिन जिसमें हमारा डिजायर्ड नहीं है, खाली प्लाज्मिड है, वो तो बनाते हैं ब्लू कलर की कॉलोनीज। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, सॉरी, जो ट्रांसफॉर्मेंट है लेकिन जिसमें डिजायर्ड वाला गया हुआ है, जैसे ये प्लाज्मिड है, इस लैगजेट जीन के अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंसर्ट कर दिया। अब ये इनएक्टिव हो गया। इस मीडियम में अगर हम एक्स गैल या लैक्टोज डालते हैं तो वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका वो रीजन इनएक्टिव हो चुका है। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो ब्लू कॉलोनीज बनाते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं व्हाइट कॉलोनीज बनाते हैं। तो हम ब्लू और व्हाइट की मदद से इतना पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट हमारा डिजायर्ड वाला है कि नहीं है, उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA है या नहीं है। लेकिन अगर हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का पता लगाना है तो वो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से ही पता लगाएंगे। ये वेक्टर्स जिनके अंदर लैगजेट जीन होता है साथ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला भी होता है, ये वेक्टर है, ठीक है। ये वाला पोर्शन इसमें है लैगजेट जीन का। सपोज ये है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का। अब ये तो नॉर्मल प्लाज्मिड है, ठीक है, और ये वो प्लाज्मिड है
जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो है ही है, और लैग जेड वाले रीजन के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो चुका है, लैग जेड वाले रीजन में जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। तो ये क्या है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्लाज्मिड प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब एक होस्ट सेल ऐसी है जिसमें कुछ भी नहीं गया इन दोनों में से, ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। एक होस्ट सेल ऐसी है जिसमें ये वाला एम्प्टी प्लाज्मिड गया है, तो है तो ये भी ट्रांसफॉर्मेंट, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं है, ठीक है। फिर ये एक इसमें खाली प्लाज्मिड गया है, ठीक है। एक होस्ट सेल ऐसी है जिसमें ये वाला प्लाज्मिड गया है, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी था, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेंट है और ये हमें रिक्वायर्ड भी है, हमें इसको सिलेक्ट करना है। तो इन तीनों में से पहले हम इन तीनों को एम्पिसिलिन के अंदर ग्रो करते हैं। जैसे हम एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे ये मर जाएगी, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड नहीं आया, इसका मतलब इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी नहीं आया। इन दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, ये सरवाइव कर जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये दो बच गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है। एम्पिसिलिन में ग्रो करके हमने इसको तो खत्म कर दिया, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड या ये दोनों में से कोई नहीं आया, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस नहीं था। जैसे इसको एंटीबायोटिक में डाला तो ये तो खत्म होगी। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब ये दोनों हमें बच गई, अब इन्हें उस मीडियम में ग्रो करेंगे जिसमें हमने क्या डाला है, एक्स गेल, लैक्टोज की जैसा होता है ये। अब क्या होगा, इसका लैक्जेड मतलब इंटैक्ट है, एज इट इज है, ये तो इसको मेटाबोलाइज कर लेगा, लेकिन इसका लैक्जेड खत्म हो चुका है क्योंकि हमने उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। तो ये व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनाएगा ये वाला, और ये ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाएगा। तो बस हम कलर ऑफ कॉलोनी चेक करके हम देख सकते हैं, व्हाइट वाला हमारा रिक्वायर्ड है और ब्लू वाला हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो हमने एंटीबायोटिक से ही पता लगाना है, लेकिन डिजायर्ड वाला कौन सा है ये हमने ब्लू और व्हाइट स्क्रीनिंग से पता लगाना है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टूल है, पहला टूल था हमारा एंजाइम्स, देन वी डिस्कस्ड अबाउट दी वेक्टर्स। अब हमारा नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब हमें एंजाइम की जरूरत थी, वेक्टर की जरूरत थी, उन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। होस्ट कोई भी बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है, और प्लांट सेल भी हो सकती है। बेसिकली हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा कि एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, सेल को कट करने में मदद करते हैं, डीएनए को कट करने में मदद करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना, ऐड करना, वो सब एंजाइम का काम था। फिर हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, सेकेंड टूल। वेक्टर में हमने देखा कि अलग अलग तरह के वेक्टर्स हैं। वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो हमारे डिजायर्ड डीएनए को एक सेल से दूसरी सेल में ले जाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमें होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना है इसको। होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, होस्ट फंगस भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकता है, और प्लांट भी हो सकती है। अब ये होस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, थर्ड टूल के बारे में। सबसे पहले हमें होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना होता है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि उसको वो बना दें, वैसा कर दें कि हमारा मनचाहा काम वो कर सके। इसको कैपेबल करना होता है कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले सके, राइट। अब सबसे पहले क्या है, वॉल नहीं होनी चाहिए, चाहे सेल कोई भी हो। एनिमल के अंदर तो चलो वॉल होती नहीं है, अगर आप बैक्टीरिया यूज कर रहे हो, आप फंगस यूज कर रहे हो, ईस्ट यूज कर रहे हो, प्लांट यूज कर रहे हो, तो वॉल नहीं होनी चाहिए। वॉल को हटा के हम क्या जनरेट करते हैं, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट। और तुमको सबको पता है कि वॉल रिमूव करनी है तो हमें सेलुलेज, पेक्टिनेज, काइटिनेज, तरह तरह के एंजाइम यूज करने होते हैं। सबसे पहले हमें कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए जिस भी ऑर्गेनिज्म में हमें डालना है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमें उस सेल को चेक करना है, उसकी वॉल नहीं होनी चाहिए, तो हमें क्या क्रिएट करना होता है, प्रोटोप्लास्ट। अब क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफोबिक है नेचर में, ठीक है। उसमें लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं, तुम्हें स्ट्रक्चर याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इधर जो हमारा डीएनए होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नेगेटिवली चार्ज होती है, डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक है। एक चीज जो वाटर लविंग है
और एक चीज जो वाटर हीटिंग है, प्लस दूसरा पॉइंट दोनों नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इन दोनों के बीच में बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होती है। मैंने इस सेल के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन ये जो होस्ट है और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये एक दूसरे को बड़ा भयंकर तरीके से रिपेल करते हैं। सेम चार्ज है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। तो सबसे पहले इनमें ये जो रिपल्शन है ये खत्म करनी पड़ती है। इस रिपल्शन को खत्म करने का तरीका है कि एक डाइवेलेंट कैटायन यूज किए जाते हैं। बेरियम क्लोराइड भी यूज करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है। कैल्शियम क्या करता है, इसके साथ भी बाइंड करता है और इसके साथ भी बाइंड करता है, दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म किसी को भी अभी तक पता नहीं है, बट ये जो हाइपोथेसिस जो इन्होंने डाटा दिया उसके हिसाब से कैल्शियम जो है मेम्ब्रेन पे और डीएनए दोनों पे बाइंड करके क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब रिपल्शन को खत्म कर देता है। अब ये जो डीएनए है ना, ये सेल के पास आ सकेगा, दूर नहीं भागेगा। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ इसका। यहाँ लिखा है कॉम्पिटेंट का मतलब होता है टू स्किल टू डू समथिंग सक्सेसफुली। हमने सबसे पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है, ठीक है। उसके सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपोज होनी चाहिए। अगर तो एनिमल सेल है तो वॉल है ही नहीं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर कोई और सेल है जिसमें वॉल है तो हमें सबसे पहले वॉल को हटाना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोप्लास्ट क्रिएट करो। स्टेप 2 होता है डाइवेलेंट कैटायन से हम उसको ट्रीट कराते हैं। द रीजन इज डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नेगेटिवली चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कैल्शियम आयन क्या करता है, डीएनए के फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है, ठीक है। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता है, दोनों को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। ये जो मेथड था कैल्शियम क्लोराइड वाला, ये हीगा एंड मेंडल, ये नाम जरूर नोट कर लेना नीट के लिए, इन दोनों ने ये मेथड डिस्कवर किया था। ये मेथड डीएनए की अपटेक में मदद नहीं करता, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ इन दोनों को करीब लेकर आता है। कैल्शियम का जो रोल है वो इन दोनों को सिर्फ पास लेकर आना है। आप ये डायग्राम देखो, ये इसमें पेज मत पढ़ना, ये पीडी सिंह से लिया है मैंने। ये इकोलाई सेल है, मान लो होस्ट सेल है, हम कैल्शियम क्लोराइड से इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर टाइम के लिए हमें लेना होता है, इससे ज्यादा कम हम नहीं कर सकते, ठीक है। इससे ये क्या करता है, डीएनए को इसके ऊपर सिर्फ प्रेसिपिटेट करने में हेल्प कर रहा है, राइट, प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। अपटेक नहीं हुआ है अभी तक, ध्यान देना। उसके बाद अपटेक जब होती है उसके मेथड अलग है। कैल्शियम क्लोराइड का सिर्फ एक पर्पस है, डीएनए को सेल के साथ बाइंड करना, प्रेसिपिटेशन में मदद करना, उनकी रिपल्शन को दूर कर देना। आगे जब उसकी अपटेक होगी, जब अंदर जाएगा, वो अलग मेथड से जाएगा, उसके लिए फिर अलग अलग तरीके के मेथड है। यही सारा मैंने लिखा है। होस्ट आपका प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकती है, यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है। आपको देखना है कि आपकी टाइप ऑफ सेल कौन सी है। जिस टाइप की सेल है उसके हिसाब से आपको पहले वॉल हटानी पड़ेगी, ठीक है। मैंने वॉल हटाने का तरीका तुम्हें समझाया था, लाइजिंग एंजाइम होते हैं। वॉल हटा दी, फिर आपको डीएनए और उसके बीच में रिपल्शन को दूर करना पड़ता है। वो रिपल्शन हम दूर कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड। इसमें और चीजें भी हम यूज कर सकते हैं, बेरियम क्लोराइड भी यूज होता है, बट ज्यादातर कैल्शियम यूज होता है, ठीक है। अब वो उसके करीब आ चुका है, ये वाला देख रहे हो डायग्राम, सेल के पास आ चुका है डीएनए, लेकिन अभी तक अपटेक नहीं हुआ है, मेम्ब्रेन ने अभी इसको अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं किया है। उसके अलग अलग मेथड है। सबसे पहला मेथड है बेटा हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले सेल को आइस पे रखते हैं 0 डिग्री पे, फिर सेल को 42 पे लेकर आते हैं, फिर दोबारा आइस पे रखते हैं, मतलब पहले कोल्ड फिर हॉट फिर कोल्ड फिर हॉट, इस तरह से उसको ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट देते हैं। इसको कहते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। ऐसा करने से टेम्परेरीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स हो जाते हैं, टेम्परेरी, ठीक है। और वो जो डीएनए उसके पास आया था वो उसके अंदर चला जाएगा। हीट शॉक ट्रीटमेंट का मतलब होता है पहले 0 डिग्री पे ट्रीट किया सेल को, फिर 42 डिग्री पे, फिर 0 डिग्री पे, फिर 42 डिग्री, कोल्ड हॉट कोल्ड हॉट, इस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। ऑलरेडी कैल्शियम क्लोराइड की हेल्प से जो डीएनए था वो सेल के बिल्कुल पास आ चुका था, लेकिन अभी अंदर नहीं गया था। जैसे ही आप उसको ये वाला हीट शॉक ट्रीटमेंट दोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं वो टेम्परेरीली ओपन हो जाते हैं और ये जो डीएनए है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है। अब ये कई सारे तरीके हैं इसको एंट्री कराने के। एक तो मेथड था अभी जो मैंने आपको समझाया, हीट शॉक ट्रीटमेंट। एक मेथड होता है जीन गन मेथड, जीन गन
मेथड, ठीक है। एक मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन, ये नाम से पता लग रहा है, अभी समझाती हूँ इसके बारे में, इलेक्ट्रोपोरेशन। एक मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, आपके एनसीईआरटी में इनके नाम दिए हैं लेकिन डिटेल नहीं दी, बट आपको उसकी डिटेल करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, सेल की वॉल हटा दी, आपने होस्ट चूज कर लिया कि मुझे इस होस्ट पे काम करना है, राइट। फिर उसके अगर तो एनिमल है तो चलो ठीक है, अगर कोई और है, वॉल हटानी है तो आपने वॉल हटा ली। वॉल हटा के आपने उसको किससे ट्रीटमेंट कराया, कैल्शियम क्लोराइड से, जिसकी वजह से ये दोनों करीब आ गए। अब क्या होगा, आपको या तो हीट शॉक ट्रीटमेंट देना है, या आप जीन गन मेथड यूज कर सकते हो, या इलेक्ट्रोपोरेशन यूज कर सकते हो, या माइक्रो इंजेक्शन। इन मेथड की वजह से आप उस डीएनए को अंदर भेज सकते हो। हीट शॉक नाम से पता लग रहा है, गरम ठंडा इस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, टेम्परेरीली पोर ओपन होते हैं और ये अंदर चला जाता है। जीन गन मेथड, इसमें नाम से पता लग रहा है गन की तरह शूट आउट करते हैं डीएनए को। इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से सेल के अंदर पोर्स क्रिएट किए जाते हैं, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोपोरेशन। माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, फाइन, बहुत फाइन नीडल से डीएनए को इसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। इन तीनों ट्रीटमेंट में कहते हैं कहीं ना कोई होस्ट सेल डैमेज हो जाती है, ये ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड माना जाता है। आपने आईवीएफ पढ़ा है, इक्सी पढ़ा है, ये दोनों पढ़े हैं ना, उसमें वो माइक्रो इंजेक्शन ही हम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, महंगी भी है और एक्सपर्ट की जरूरत भी होती है, लेकिन इसका एडवांटेज है कि इसमें सेल को डैमेज नहीं होता। इन तीनों में कहीं ना कहीं होस्ट सेल डैमेज होती है। ये सारा मेथड एक सॉरी केमिकल मेथड भी होता है। हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट होती है, मतलब प्रोटोप्लास्ट सेल विदाउट दी वॉल, उसको डिजायर्ड जीन के साथ है ही वो ऐड, उन दोनों को एक केमिकल के अंदर डिप करते हैं, दैट केमिकल इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, और जो डीएनए है वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। मैंने इन नोट्स में यहाँ लास्ट में मेंशन किया है कि पीईजी क्या करता है। पीईजी कॉजेस precipitation of the ionic macromolecule like the DNA and stimulate their uptake by the endocytosis, ठीक है, ये हेल्प करता है। सिंपल आप सेल ले लो और डीएनए ले लो, उनको पीईजी के अंदर डाल दो तो डीएनए अंदर जा सकता है। एक मेथड है जीन गन मेथड, इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा बुलेट बनाते हैं और गोल्ड का पार्टिकल लेते हैं या टंगस्टन का, उसके ऊपर डीएनए को कोट करते हैं। ये देख रहे हो जो सेंटर में डॉट है, दिस इज द गोल्ड पार्टिकल, इसके ऊपर ये डीएनए कोट किया हुआ है, एक बुलेट तैयार कर दिया, ठीक है। एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट, ये एक चीज इसमें ध्यान रखना, गन की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है और सेल के ऊपर वो गन लगाकर उसको शूट करना होता है, कि निशाना लगाना होता है कि अंदर चला जाए। इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी होती है कि एक तो इसका साइज फिक्स होता है 1 to 2 माइक्रोन, बहुत छोटा, और स्पीड बहुत जरूरी है। इसकी स्पीड भी हम फीट में लेते हैं, 1400 फीट पर सेकेंड। कहते हैं कि अगर स्पीड इससे कम होगी तो डीएनए उसके टारगेट सेल में जाएगा नहीं, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो ये पेनिट्रेट करके बाहर निकल आएगा, सेल को ही मतलब पार करके बाहर आ जाएगा। तो ये स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन का, इस मेथड में नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रिक करंट की मदद से सेल में पोर्स क्रिएट करते हैं, सेल को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है लगभग 4000 to 8000 वोल्ट पर सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, टेम्परेरीली उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं और डीएनए जो है वो उसके अंदर चला जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन करते टाइम कहते हैं कि अगर हम पहले ही सेल को कॉल्सीमेट से ट्रीट करा दें, मतलब मेरे को होस्ट सेल में डीएनए ट्रांसफर करना है, अगर मैं उसको कॉल्सीमेट नाम के केमिकल से ट्रीट करा दूं तो ट्रांसफर ज्यादा अच्छा होगा। द रीजन इज कॉल्सीमेट जो होता है वो सेल को मेटाफेज में अरेस्ट करके रखता है, और तुम सेल डिवीजन याद करो, मेटाफेज के टाइम पे न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, अगर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होगा तो डीएनए सीधा अपने टारगेट पे इजीली पहुंच जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग मेथड्स हैं। एक मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन जनरली एनिमल सेल में हम यूज करते हैं, और ये वाला जो मेथड होता है जनरली प्लांट सेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें ये बहुत सोफिस्टिकेटेड सा मेथड होता है, एक वैक्यूम पंप बनाया होता है, वैक्यूम पंप जो प्रेशर क्रिएट करता है, ये मान लो ह्यूमन एग, इक्सी करते हैं ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एग के अंदर डायरेक्टली स्पर्म का न्यूक्लियस डालना है। माइक्रो इंजेक्शन में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, ये मान लो ह्यूमन एग है, ये ह्यूमन एग का न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसको एक वैक्यूम पंप के साथ अटैच करके रखा है ताकि अपनी पोजीशन पे रहे। अब क्या करते हैं, एक गाइड होती है, गाइड मतलब जैसे दूरबीन टाइप जिससे हम देखते हैं, एक बहुत फाइन नीडल इसके अंदर से इंजेक्ट करते हैं
और सीधा डीएनए को इसके न्यूक्लियस के अंदर डाल देते हैं। दिस इज नोन एज द माइक्रो इंजेक्शन। जब आप बिल्कुल डीएनए को एक नीडल की मदद से जिस न्यूक्लियस में डालना है वहां डाल रहे हो। ये इक्सी जो हमने पढ़ा था आईवीएफ में, ये वही है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, इसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है और थोड़ी महंगी भी रहती है, और बेसिकली ये एनिमल सेल्स में हम यूज करते हैं। ये इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये वो मेथड थे कि जिसकी हेल्प से, पहला टूल आपने एंजाइम पढ़ा था, दूसरा टूल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तीसरा होस्ट के बारे में। यही टूल्स हमने पढ़ने हैं। इसके बाद बस चैप्टर 2 लेक्चर्स का रह जाएगा, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो। सबसे पहले क्वेश्चन है कि कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है एक सेल वो काम करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं, उसको पहले हम एबल तो बनाएं कि वो हमारा काम कर सके। दिस इज नोन एज द कॉम्पिटेंसी, राइट। अब आपने होस्ट चूज करना है। होस्ट आप कोई भी ले सकते हो, इकोलाई भी हो सकती है आपकी, एनिमल, प्लांट, फंगस, कुछ भी हो सकता है। तो अगर तो आपने एनिमल सेल लिया है तो कोई इश्यू नहीं है, वॉल होती नहीं है। बाकियों में वॉल होती है, तो सबसे पहले यू हैव टू रिमूव दी वॉल। वॉल किससे रिमूव करते हो? लाइजिंग एंजाइम से। सेल विदाउट दी वॉल इज नोन एज दी प्रोटोप्लास्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये खाली प्रोटोप्लास्ट डीएनए ले नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं ले सकता? ये कैपेबल नहीं है, क्योंकि डीएनए और सेल के अंदर बहुत ज्यादा रिपल्शन रहती है। उस रिपल्शन को दूर कौन करता है? कैल्शियम क्लोराइड। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, उधर से मेम्ब्रेन में लिपोपॉलीसेकेराइड है, वो नेगेटिवली चार्ज है। तो जो कैल्शियम आयन होता है वो इस डायग्राम में दिख रहा होगा तुम्हें, सिर्फ डीएनए को सेल पे प्रेसिपिटेट करने में हेल्प करता है। अपटेक करने में उसने अभी तक हेल्प नहीं करी। अपटेक कराने के अलग अलग मेथड्स हैं। हीट शॉक ट्रीटमेंट है, आप उसको गरम ठंडा इस तरह से ट्रीटमेंट देते हो, पोर्स ओपन होते हैं और डीएनए अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो पोर्स अपने आप बंद हो जाते हैं। एक केमिकल मेथड है, आप पीईजी नाम के केमिकल में उसको डाल दो, वो भी उसमें एंडोसाइटोसिस करके और उसको अंदर ले लेगा। एक जीन गन मेथड है जो आप प्लांट्स में यूज करते हो, बुलेट बनाते हैं हम छोटे छोटे डीएनए के, ठीक है, और उसको एक पर्टिकुलर स्पीड पे शूट करते हैं ताकि वो सेल के अंदर चला जाए। इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं जिससे टेम्परेरीली पोर्स बनेंगे। इलेक्ट्रोपोरेशन के टाइम पे अगर आप कॉल्सीमेट से ट्रीटमेंट करा दोगे तो वो ट्रांसफर ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड होता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन नाम से पता लग रहा है कि बहुत प्रिसाइजली एक इंजेक्शन की मदद से डायरेक्टली लोकेशन के अंदर हमें अपना डीएनए डालना है, ताकि इसमें एरर के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये वही वाला डायग्राम है, क्लियर नहीं है तो मैंने वो बुक से पेज शेयर कर दिया था। टूल्स में कोई डाउट है तुम्हें? प्लीज बोल के बताओ, थोड़ी सी देर रह गई है क्लास में। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। नो मैम। क्योंकि अब ये चैप्टर बहुत छोटा सा रह गया है, बेसिक बेसिक चीजें समझ ली, प्रोसेस तुम्हें अब खुद समझ में आएगा, देखना। तुम्हें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। प्लीज ध्यान देना, इस तरह से इस चैप्टर को करके देखना, बहुत क्लियर हो जाएगा तुम्हें। हमने बायोटेक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और 2 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। एक पॉइंट ये क्लियर था। जब आप प्रोसेस के बारे में पढ़ते हो तो आपको पहले टूल्स के बारे में जानना था। टूल्स में हमने देखा कि एंजाइम्स यूज होते हैं, वेक्टर यूज होता है, और हमें होस्ट चाहिए होता है। होस्ट के बाद हमारी अलग अलग टेक्निक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, राइट। टूल के बाद पूरा का पूरा मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी इसका। उस प्रोसेस के कोई 8-9 स्टेप्स हैं, ठीक है, हमें वो क्लियर करना है। एनसीईआरटी में 3-4 स्टेप्स दिए हैं, हमने उसको बस इलेबोरेट करके करना है, इजी करना है। एनसीईआरटी को फॉलो करना है, उससे बाहर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन अच्छे से करना है, राइट। एंजाइम तुम्हें पता चल गए 5 तरह के होते हैं, लाइजिंग, एंडोन्यूक्लियेजेस, और कौन से थे? अल्कलाइन फॉस्फेटेस, फॉस्फोराइलेज एंड लाइपेज, ठीक है। फैक्टर्स मैंने आपको समझाए थे, क्लोनिंग होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, जो हमें मेन स्ट्रक्चर करना है, दैट इज ऑफ PBR 322। मैंने वेक्टर्स के साथ तुम्हें एक चीज समझा दी थी, सिलेक्शन वाली, ठीक है। उसके बाद मैंने होस्ट के बारे में बताया। होस्ट कैन बी एनी सेल, इकोलाई, ईस्ट, एनिमल, प्लांट, आपको उसके अंदर ट्रांसफर कराना है। तो उससे पहले आपको, ये सबके लिए कॉमन है, सेल चाहे कोई भी हो, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा उसके साथ प्रेसिपिटेट कराने के लिए। देन यू कैन गो फॉर द हीट शॉक ट्रीटमेंट, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, जीन गन मेथड, केमिकल मेथड। वो उस टाइम पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट देखते हैं कि
डिफरेंट कंडीशंस को देख के डिसाइड किया जाता है कि हमें कौन सा मेथड चूज करना है, ये तो कॉमन है ही है, ये करना ही पड़ेगा। फिर आएंगी टेक्निक्स। तो अब हमें प्रोसेस को समझना है कि बायोटेक में क्या प्रोसेस फॉलो होता है। ये तुम ऐसे ही करोगे। कशिश, मैंने तुम्हें नोट्स दिए थे ना, उसमें ये नहीं लिखा है, मैंने कल ही लिखा है, ये नोट कर लेना यहाँ से। बाकी सब भी प्लीज चेक कर लेना। वेरियस स्टेप्स यूज्ड इन दिस प्रोसेस आर, तुम इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले आप क्या करते हो, बीच में मुझे साथ साथ बोल के बताना। आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द सेल। मैंने तुम्हें एक सेल दे दी, ह्यूमन सेल दे दी सपोज, और तुम्हें कह दिया इसमें से डीएनए बाहर निकालना, तो तुम कैसे करोगे? सेल वो मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए कौन से एंजाइम यूज करोगे? प्रोटीएज एंड लाइपेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए कौन से एंजाइम यूज करोगे? प्रोटीएज एंड लाइपेज। वॉल इसमें होती नहीं है, ठीक है। अब उस डीएनए को आप फ्रेगमेंट्स में कट करोगे, क्योंकि आपको पूरा डीएनए तो नहीं चाहिए ना। हम अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो 2.2 मीटर लॉन्ग है, इतना लॉन्ग हमें नहीं चाहिए। कट किसकी हेल्प से करोगे? एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। अब देखो एंडोन्यूक्लियस का क्या है, मान लो मैंने एंडोन्यूक्लियस यूज किया EcoR1। अब ये EcoR1 क्या करेगा, जहां जहां इसको इसकी साइट नजर आएगी ये तो वहां वहां कट करेगा। मतलब इट कैन जनरेट 50 सेगमेंट्स। अब हमें वो सारे फ्रेगमेंट्स तो नहीं चाहिए ना, हमें तो एक डिजायर्ड वाला चाहिए हमारा। हम सपोज ह्यूमन सेल में इंसुलिन पे काम करना चाहते हैं। ह्यूमन सेल ली, सबसे पहले आपने क्या किया? आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द सेल। तुम्हें सेल देखकर लाइजिंग एंजाइम की मदद से डीएनए को आइसोलेट करना है, कर लिया। अब पूरा डीएनए हमारे काम का नहीं है, आपने एंडोन्यूक्लियस की मदद से उसमें कट लगाने। अब एक एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हो, इसकी जहां जहां साइट मिलेगी, सीक्वेंस मिलेगी, ये तो वहां कट करेगा ही करेगा। अब मान लो हमारे पास 50-60 फ्रेगमेंट आ गए, उन 50-60 फ्रेगमेंट का हमने कुछ नहीं करना, हमें तो इंसुलिन वाला जीन चाहिए। तो हमें मान लो हमें इंसुलिन का साइज पता है कि इंसुलिन का जो जीन होता है ना वो इतना बड़ा है, आई डोंट रिमेम्बर द साइज, 1400 कुछ बेस पेयर का होता है ये। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम रन करके, ठीक है, हम अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट अलग कर लेंगे। अब तुम्हें मैंने ये समझानी है, ये दोनों स्टेप तुम्हें क्लियर है कैसे करने हैं? प्लीज बीच बीच में बोलो। यस। ये दोनों स्टेप क्लियर है। तीसरा स्टेप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है और डिजायर्ड फ्रेगमेंट को अलग करना है, ये हमारा पेंडिंग है। अब हमें हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट मिल गया, अब हमें एक ही मिला है। क्या बार बार तुम्हें परमिशन मिलेगी ह्यूमन सेल पे काम करो, उसका डीएनए निकालो? नहीं मिलती है, तो हमें उसकी कॉपी जनरेट करनी है। हम क्या करेंगे? पीसीआर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले पीसीआर रन होती है या पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस रन होती है? ऑब्वियसली पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी होती है, फिर आपको पीसीआर करनी होती है। आपने अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट चूज कर लिया, 50-60 में से कोई एक निकाल लिया, उस एक पे आप काम नहीं कर सकते क्योंकि गलती कहीं भी हो सकती है, कहीं भी डिस्टर्बेंस हो सकती है आपके एक्सपेरिमेंट में। तो आप पीसीआर रन करोगे, पीसीआर रन करके मल्टीपल कॉपी जनरेट कर ली। ये दो स्टेप हमारे अभी बाकी हैं। फिर हमने क्या किया, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ कंबाइन कर लिया। कैसे करेंगे? वेक्टर को उसी एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे जिससे हमने डीएनए को कट किया था, दोनों को जोड़ देंगे लाइगेज की मदद से। हमारा क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हमने कर लिया। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में भेजेंगे। आप कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट कराओगे, फिर आप हीट शॉक ट्रीटमेंट दोगे, या आप केमिकल मेथड यूज कर लो, माइक्रो इंजेक्शन कर लो, कोई भी मेथड यूज कर लो। होस्ट के अंदर आपने उसको ट्रांसफर करना है। अब आपको यहाँ सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी होस्ट चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान है, वेक्टर कौन सा लिया था उसके अकॉर्डिंग आप उसकी सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन करने के बाद फिर अब मेरे को डिजायर्ड वाली सेल मिल गई, अब मुझे उसको लार्ज स्केल पे ग्रो करना है। तो हमारे अब ये 2 स्टेप पेंडिंग है। तो कुल मिला के ये जो 9 स्टेप मैंने लिखे हैं, मुझे तुम्हें इसमें से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझानी है, पीसीआर समझानी है, और ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इनकी कल्चरिंग समझानी है। बाकी तुम इसको खुद एक्सप्लेन करोगे कि क्या क्या कैसे होता है। आर यू गेटिंग मी? प्लीज रिप्लाई करो बेटा। यस मैम। बायोटेक के 2 प्रिंसिपल हैं और उस प्रोसेस में 9 स्टेप्स होते हैं। आपको उनको बड़े वाइजली दिमाग लगा के इसको समझो, कोई रट्टा नहीं है इसमें, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा तुम्हें कहीं से भी। तुम्हें एक सेल दी गई है, तुमने उसका डीएनए आइसोलेट किया, फिर उस डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट किया। अब उन बहुत सारे, एक एंडोन्यूक्लियस बेटा 100 जगह पे कट लगा सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी साइट कहाँ कहाँ है।
ठीक है। अब उसमें से आपने अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट अलग कर लेना है, उस डिजायर्ड फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ कॉपी बना के रखनी है, ताकि एक्सपेरिमेंट में गलती हो तो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल हो। मैंने एक पेज की 10 फोटोकॉपी करा ली, ताकि मेरा ओरिजिनल पेज गुम हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह से पीसीआर, ठीक है। फिर उसको वेक्टर से लाइगेट कर दिया, होस्ट में ट्रांसफर कर दिया, फिर उस होस्ट को सिलेक्ट कर दिया जो हमारे काम की है, ठीक है। अब उनको हम लार्ज स्केल पे कल्चर करते हैं, बहुत बड़े बड़े टैंक में कल्चर करते हैं। अब ये छोटे छोटे लैब में पेट्री प्लेट से हमारा काम नहीं चलेगा, बहुत लार्ज स्केल पे हम कल्चर करते हैं। ये सब जब हो चुका होता है, लास्ट में उसकी जो प्यूरिफिकेशन, मैंने मान लो इंसुलिन बनाना था, इंसुलिन बन गया, मैंने उसे बाहर निकाला, प्यूरिफाई किया, उसके मेडिसिन बनाई, उसकी टेस्टिंग करी जगह जगह और उसको बेचा। दिस इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो एक फर्स्ट स्टेप से लेकर 8 स्टेप तक, ये तो है सारे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है आपने ये सारी जो तैयारी करी, अंत में जो आपका प्रोडक्ट बना, आपने प्यूरिफाई किया, उसकी टेस्टिंग की, उसकी पैकेजिंग की, मार्केट में बेचा, दैट इज द डाउनस्ट्रीम। तो ये कई बार पूछते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है। और डाउनस्ट्रीम का प्रोसेस होता है प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग एंड सेलिंग इन द मार्केट। ये तो हो गया आपका डाउनस्ट्रीम। इससे पहले जो भी आपने प्रोसेस किया था वो अपस्ट्रीम है। तुम इंसुलिन का इंजेक्शन मार्केट से खरीद के आए, तो तुम्हें पता है ये इंसुलिन है, उसके पीछे इतनी लंबी स्टोरी है, वो सारा अपस्ट्रीम प्रोसेस था, ठीक है। वो जब प्यूरिफाई हुआ, उसकी टेस्टिंग हुई, पैकेजिंग हुई, सेलिंग हुई, दैट इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब तुम्हें ये स्टेप आता है, ठीक है, ये स्टेप तुम्हें आता है, ये मुझे तुम्हें कराना है, ये कराना है, 2 टेक्निक करानी है, ये आता है, ये वाला आता है, ये आता है, और ये कल्चरिंग करानी है। यहाँ आके हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। बायोटेक का प्रोसेस, ये 9 स्टेप तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, कहाँ पे तुमने क्या यूज किया। देखो ये टेक्नोलॉजी है, अप्लाइड साइंस है, बहुत क्लियर नहीं होती जब तक अपने हाथ से ना करो, पर 99% कोशिश करो कि माइंड के सामने पिक्चर हो। इसके बाद मैं ये विद एनिमेशन समझाऊंगी, ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, और ये कैसे। फिर हम बायोटेक का पूरा एनिमेशन देखेंगे एज अ स्टोरी कि ये बायोटेक किया कैसे जाता है, ठीक है।